वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल बी प्लस और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। आज बेटा जी हम लोग केमिस्ट्री 11th का फर्स्ट जो बेसिक यूनिट है हमारा वो शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है? बड़ा फंडामेंटल यूनिट है, ऐसा यूनिट है जो पूरी केमिस्ट्री के लिए आपका बेस बनाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी बेटा जो आपको पहले से पता होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें श्योर कर रहा हूं मैं आपको जो आपको नहीं पता होंगी, लेकिन लगता होगा आपको कि आपको पता है। तो धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और जो जो चीजें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री के लिए उसको स्टडी करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये समझिए बेटा जी कि एक्चुअल में साइंस क्या होती है। किसी भी चीज को लेकर उसके डीपली स्टडी जो होती है, उसका बनने का तरीका, उसके अंदर क्या है, वो कैसे बिहेव करती है, कैसे दिखती है, किन सर्कमस्टांस में वो किस स्टेट में होती है, ये सब कुछ साइंस के अंदर आता है। अभी साइंस के भी कई पार्ट्स होते हैं बेटा। जनरली हम लोग समझते हैं कि भाई साइंस के 4 पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और आपके पास बायोलॉजी। लेकिन फंडामेंटली आपको समझना है बेटा जी कि जो मैथ है वो एक्चुअल में साइंस नहीं है, वो एक तरीके का आप कह सकते हैं हेल्पिंग टूल्स है और यू कैन से ए यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश की तरह। क्योंकि समझिए आर्ट्स वाले भी मैथ पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले भी मैथ पढ़ते हैं और साइंस वाले भी मैथ पढ़ते हैं। तो मैथ इज ए हेल्पिंग टूल टू अंडरस्टैंड सम कांसेप्ट्स ऑफ साइंस। अभी साइंस का लॉजिक समझिए। देखिए अगर कोई चाय बनाता है, समझना है आपको, अब वो क्या करेगा, एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करेगा। समझ पा रहे हैं? चीनी डालेगा, पत्ती डालेगा, दूध डालेगा, पानी डालेगा, प्रॉपर उसको बॉईल करेगा। तो ये जो चाय बनाना है ना बेटा, ये भी एक साइंस है। समझना है आपको। साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो हम लोग समझते हैं कि भाई मेडिकल स्ट्रीम है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम साइंस नहीं। अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है बेटा जी, बिजनेस में उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसके कस्टमर कहाँ से आएंगे, कैसे सेल करना है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, ये भी एक साइंस होती है। आप इन सब, अगर कोई घर में सफाई भी कर रहा है ना, तो किस तरीके से सफाई करनी है, क्या प्रोसेस रहेगा, किन किन चीजों पे ध्यान देना है, कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है, ये सब भी एक तरीके की साइंस है। तो फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? अगर सभी साइंस पढ़ रहे हैं तो हम एक साइंस का अलग कैटेगरी पढ़ रहे हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं नेचर की साइंस, साइंस ऑफ नेचर। अब नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं इसको। इसमें एक्चुअल में बेटा जी 3 ब्रांच आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो फर्दर मिक्स होकर ब्रॉडली बहुत सारी ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गई हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री आ जाती है आपके पास, बायोटेक आ जाती है, नैनो टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की आपकी ब्रांचेज हैं जो फर्दर इन्हीं 3 ब्रांचेज से निकली है। अभी समझना क्या है कि देखिए अब साइंस की 3 ब्रांचेस के बारे में एक बार थोड़ा सा समझिए। अभी बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज मेनली, बेसिकली बायो वाले बताएंगे लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं, बायोलॉजी इज मेनली ए स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिविंग बीइंग्स, ऑल दीज थिंग्स जो लिविंग बीइंग्स को अफेक्ट करें वो भी हमारे बायोलॉजी में आ जाएंगे। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये है कि कोई चीज काम कैसे करती है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, उसकी एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, ग्रेविटी कैसे निकलेगी, कोई लाइट अगर आ रही है तो वो कैसे ट्रेवल करेगी, ये सारी की सारी चीजें, यानी कि बुनियादी क्वेश्चन को ढूंढना और फिर उसको प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाना, इसका फिजिक्स। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बेटा, तो सबसे पहले समझिए, किसी भी साइंस को समझने से पहले ये देखना जरूरी है कि उसका जो एक तरीके से ओरिजिन है वो क्या है। देखिए हम सब यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है? अभी यूनिवर्स में हमने आपको बता दिया भाई फिजिक्स कैसे डील करते हैं, केमिस्ट्री, बायो कैसे डील करते हैं। अब केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करके उनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर, अब मुझे क्या स्टडी करना है इस मार्कर के बारे में कि ये सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, किस चीज से बना हुआ है, समझ पा रहे हैं, पानी में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, किससे रिएक्ट करेगा, किससे नहीं करेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को लेके, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, हर एक चीज को बेटा डीपली स्टडी करना केमिस्ट्री के एक तरीके से आप कह सकते हैं केमिस्ट्री की बाउंड्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स से। अब एक मिनट के लिए समझिए बेटा, मेनली यूनिवर्स में जो भी चीज है उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। समझ पा रहे हैं? एक लाइट और एक मैटर। जनरली केमिस्ट्री डील्स अबाउट मैटर। मेनली क्या है? मैटर है, और मैटर लाइट में कन्वर्ट हो सकता है। आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। लेकिन हम लोग जो जनरली डील करते हैं केमिस्ट्री में वो मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर समझिए मैटर क्या है, अगर हम कोई इंसान
पूरे यूनिवर्स को पकड़ ले। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कोई चौक है और मैं उसको क्रश कर रहा हूं, समझिएगा बेटा, तो क्या निकलेगा उसमें से? पाउडर निकलेगा ना। अगर मैं क्रश करता जाऊं तो एंड में क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा, एवरीथिंग विल बी इन पाउडर फॉर्म। तो ऐसे ही अगर दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स को पकड़ के क्रश करना शुरू कर दे, तो बेटा दो ही चीज बाहर आएंगी, मेनली मैटर एसोसिएटेड विद एनर्जी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात को? तो द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। मैटर के अलावा इसमें कुछ नहीं है। वो इंटरलिंक हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, एनर्जी में भी हो सकता है, किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, मेनली वो एग्जिस्ट करते हैं मैटर के। तो स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब समझ पा रहे हैं? हम फंडामेंटल यूनिवर्स का जो बेसिक आपका पॉइंट है उसको स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है बेटा जी? स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब मैटर क्या है? बेसिकली एवरीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम, और यू कैन से विच ऑक्यूपाई स्पेस। लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। तो हर वो चीज जिसका कुछ मास है और वॉल्यूम है बेटा जी, वो किस कैटेगरी में आ जाएगी हमारे पास? वो मैटर की कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर है? अब बात यह है कि सर हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में क्या पढ़ते हैं? हम बेटा जी तीन चीजें पढ़ते हैं। पहली बात, उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर कैसे? फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे यही लगा लीजिए, फॉर इलोंगेटेड है, लंबा है, प्लास्टिक सॉलिड है। समझ पा रहे हैं? स्ट्रक्चर को डील करते हैं, किस तरीके का शेप है, रफ है, स्लिपरी है, कैसा है, ये स्ट्रक्चर के बारे में डील करते हैं। सेकंड वन इज कंपोजिशन। कंपोजिशन से हमारा मतलब होता है ये बना हुआ किससे, इसके अंदर के केमिकल कंपाउंड क्या क्या है, यानी जो प्लास्टिक बना है ये किस कैटेगरी का प्लास्टिक है, बेकेलाइट है, कोई और कैटेगरी का प्लास्टिक है। समझ पा रहे हैं? तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। एंड थर्ड वन इज प्रॉपर्टीज। ये बिहेव कैसे करेगा, क्या ये फ्लो करेगा या ये रिजिड बना रहेगा। अगर मैं इसके नजदीक ये लेके आऊं तो क्या ये रिएक्ट करेगा या रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं तो इसके जो इसकी प्रॉपर्टीज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये सब बेटा जी प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आ जाता है। समझ पा रहे हैं? तो एक्चुअल में यूनिवर्स में मेन चीज क्या है? मैटर। और केमिस्ट्री किसको स्टडी करती है? मैटर को। तो आज हम मैटर और उसकी फैमिली को एक बार डिस्कस करते हैं। मोटे तौर पे बेटा जी मेनली एक मैटर में हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कि आप समझते हैं कि भाई वो देखने में कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो समझिएगा बेटा, एक्चुअल में मैटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, अनदर वन इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, नेक्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब यहां हायर क्लासेस में तो स्टूडेंट्स को पता होता है बेटा जी, जूनियर क्लासेस में जनरली इसको लेके डाउट क्रिएट हो जाता है। बस इसके बारे में फिलहाल किसी दिन हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, इसके बारे में एक स्पेसिफिक अलग से लेक्चर बनाएंगे, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो नाम है वो 2 साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। और हमारे लिए प्राउड मोमेंट क्या है बेटा जी, जो एक साइंटिस्ट है उसमें ही बिलोंग्स टू इंडिया एंड नेम इज सत्येंद्र पाल बोस एंड अनदर वन इज आइंस्टीन। ठीक है जी, यू कैन से सॉरी सत्येंद्रनाथ बोस, बेसिकली फ्रॉम पश्चिम बंगाल। तो दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, वी विल डिस्कस लेटर। अभी बात करते हैं सॉलिड की। अब दिमाग में आता है सर सॉलिड के बारे में क्या पढ़ना है, सॉलिड तो हमें पता है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा जी कि हमें सॉलिड के बारे में ही नहीं पता। एटलीस्ट 11th में तो हमें सॉलिड के बारे में पता है। जनरली वी यूज्ड टू से हार्ड है, वॉल्यूम है। समझ पा रहे हैं आप? तो सॉलिड को सिर्फ इतना समझ लेना काफी नहीं है, आपने सॉलिड को विजुअलाइज किया है, ऑब्जर्व किया है, स्टडी नहीं किया है। सॉलिड स्टडी कब होगा? जब हम सॉलिड को पेनिट्रेट करेंगे, सॉलिड के अंदर जाएंगे, अंदर की अरेंजमेंट कैसी है, अंदर का मतलब एक तरीके से जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, अंदर जिस चीज से वो बना है उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, ये सारी चीजें जब हम पढ़ लेंगे तब हम कहेंगे कि भैया सॉलिड। और 12th में आपकी पूरी यूनिट आती है बेटा जी सॉलिड पे, तो 12th में आप इसको बहुत क्लैरिफाइड ढंग से कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि मेनली सॉलिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड अमोर्फस एंड अनदर वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। अगर सॉलिड के पार्टिकल की अरेंजमेंट
बहुत बढ़िया है। इस तरीके से कोई अरेंजमेंट है बेटा, देन इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड और यू कैन से ट्रू सॉलिड। ठीक है, लेकिन अगर ये अरेंजमेंट थोड़ी डिस्टर्ब है, थोड़ा सा रैंडमनेस है, वो आप प्रिसाइजली इसको पढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल सिर्फ ये समझिए, तो वो आ जाता है अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड के बारे में आपको एक बात समझनी है बेटा कि सॉलिड जनरली है क्या। अब सॉलिड के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता है, लेकिन इंटरनली सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में समझिए क्या होता है बेटा। हमारे पास दो टर्म होती है, वाइब्रेट और माइग्रेट। अभी सॉलिड के पार्टिकल इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि दे जस्ट वाइब्रेट, दे नेवर माइग्रेट। तो हमेशा याद रखिएगा, द सॉलिड्स, सॉलिड के बीच में क्या होता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है बेटा जिससे वो चीज बनी है। फॉर एग्जांपल चाय के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉरी, पानी, चीनी, दूध है आपके पास, चाय पत्ती है, जो भी है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स समझिए, एक वर्ड होता है माइग्रेट और एक होता है वाइब्रेट। तो ये कभी माइग्रेट नहीं करते बेटा जी, जस्ट वाइब्रेट करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये बड़ी फंडामेंटल सी जानकारी है सॉलिड के। ठीक है, फर्दर आप पढ़ेंगे। अभी लिक्विड क्या है बेटा जी, लिक्विड, लिक्विड को समझिए। अब पता आपको सारा है लिक्विड के बारे में, लेकिन 11th में हमारे पास एक टॉपिक आएगा, एक यूनिट आएगी स्टेट्स ऑफ मैटर, और 12th में यूनिट आएगी सॉल्यूशन। वहां हम लिक्विड के बारे में भी बहुत डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन यहां सिर्फ इतना समझिए कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे कैन माइग्रेट, ये माइग्रेट कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं बेटा जी, माइग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसलिए इसमें रैंडम मोशन भी होता है। ठीक है, और गैस के पार्टिकल आप समझते ही हैं, एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी है और हाईली रैंडम बिहेवियर शो करते हैं। यूनिट आएगी स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां हम बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, वो लॉ पढ़ेंगे जो गैसेस पे अप्लाई होते हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है प्रेशर टेम्परेचर के साथ, कैसे ये बिहेव करते हैं, कैसे मास की वजह से इनके फ्लो पे फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों ही चीजों की बेटा जी, जो माइग्रेट करने की क्वालिटी है ना, इसको हम लोग इसी वजह से इन्हें हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मींस विच कैन फ्लो, समझते हैं ना, फ्लूइड विच कैन फ्लो। फॉर एग्जांपल, अब आपने सुना होगा कि भाई एक लिक्विड फ्लो कर रहा है इस रेट से, इस स्पीड से, एक गैस फ्लो कर रही है। कभी सुना है सॉलिड फ्लो कर रहा है? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल तो माइग्रेट कर ही नहीं सकते, दे जस्ट वाइब्रेट। तो सॉलिड फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं आता बेटा जी, इनको फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं, और यहां इससे हमारा मतलब है दे कैन फ्लो। प्लाज्मा अगर हम इन्हें एनर्जी के बिहाफ पे स्टडी करें ना बेटा, तो ये वो पार्टिकल है जिसकी मिनिमम एनर्जी होती है और धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती चली जाती है। समझिएगा, बोस आइंस्टीन पार्टिकल की एनर्जी क्या है बेटा जी, मिनिमम, सॉलिड की उससे ज्यादा, लिक्विड की उससे ज्यादा, गैस की उससे ज्यादा, और प्लाज्मा की मैक्सिमम और एक्सट्रीम। समझ पा रहे हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब में कहीं ना कहीं यही चीज काम करती है बेटा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब गैस के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर दिया जाता है, इतनी हीट दे दें कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स भी इजेक्ट आउट कर दे, तब वो स्टेट कहीं ना कहीं प्लाज्मा स्टेट होती है। मैं अश्योर कर रहा हूं आपको, बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा स्टेट पे हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी होती है इन दोनों स्टेट्स को जानने की। लेकिन आज माफ कीजिए, आज लेंथी लेक्चर है बेटा, अगर इन दोनों टॉपिक्स पे डिस्कस करने लग गए तो हमारा बेसिक टॉपिक स्किप हो जाएगा। तो ये वो 5 फिजिकल स्टेट है जो जनरली हम लोग स्टडी करते हैं, या सही में कहूं तो 3 ही स्टेट स्टडी करते हैं। इन दोनों स्टेट्स के बारे में हमें फंडामेंटल बेसिक जानकारी होनी जरूर चाहिए। ठीक है, तो ये तो है जी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इनका यू कैन से क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं बेटा जी, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इन्हें स्टडी करें मैटर को, तो ये किस तरीके से कैटेगराइज होगा, किस तरीके से क्लासिफाई होगा। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बेटा जी हम इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल्ड प्योर
एंड अनदर वन इज कॉल्ड इम्प्योर। वैसे तो वर्ड से आप समझ पा रहे हैं प्योर और इम्प्योर, लेकिन मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। प्योर वो है जो एक ही तरह की चीजों से मिलकर बनते हैं। मैंने एक ही तरह की चीजें बोला, ना एटम बोला, ना एलिमेंट बोला, ना मॉलिक्यूल बोला। क्यों नहीं बोला वो मैं आपको बात, जो विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट में हम लोग सब कुछ कंसीडर करते हैं, ठीक है। अभी प्योर स्टेट जो होती है ना बेटा, फर्दर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास एलिमेंट हो और एक होता है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट की अगर हम बात करें बेटा जी, तकरीबन 118 से ज्यादा एलिमेंट हमारे डिस्कवर हो चुके हैं, पर अभी हमें इस मैटर पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस चल रहा है ग्रोथ के साथ साथ। कई बार एलिमेंट डिस्कस हो जाते हैं, बाद में फिर उन्हें एलिमिनेट भी कर दिया जाता है अगर प्रॉपर उनकी स्टडीज ना हो या प्रॉपर वो कंडीशंस को फुलफिल ना करें। अच्छा जी, अब समझिए, जो एलिमेंट होता है बेटा वो दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, एटॉमिक स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट, ठीक है। एलिमेंट कितनी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। अगर एलिमेंट के बारे में एक लाइन में समझना है बेटा, एलिमेंट वो है जिसे पीरियोडिक टेबल में स्पेस दिया गया है। All those which get proper place in periodic table are considered to be element. ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब पीरियोडिक टेबल आ गई ना आपके दिमाग में, जो भी कुछ आपने पढ़ा है ना वहां, वो सब किस कैटेगरी में आता है? एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन सिर्फ वही फॉर्म नहीं, उनकी भी मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं, वो भी समझते। देखिए अब समझिए, एलिमेंट की कितनी फॉर्म्स हो सकती है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। अब जो मेटल और मेटलॉइड अगर आपने सुना है, मेटल तो सुना है ना बेटा, दोज व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सोडियम है, एल्यूमिनियम है, आपके पास पोटेशियम है, लिथियम है, दीज आर कंसीडर्ड टू बी मेटल। और मेटलॉइड्स, अभी मेटलॉइड क्या होते हैं बेटा, ये सब चीजें आप बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। मेटल और नॉन मेटल के आप कह सकते हैं दोस्त जिनके कुछ कैरेक्टर मेटल से मैच करें बेटा जी, कुछ नॉन मेटल से मैच करें, और यू कैन सी ये ब्रिज का काम करते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। नॉन मेटल्स आपको पता ही है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स। इतना समझ में आ रहा है? तो अब हम समझते हैं कि एटॉमिक स्टेट क्या होती है बेटा जी और मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होती है। तो देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, ठीक है, ये बेसिकली एलिमेंट स्टेट है, और यू कैन से एटॉमिक स्टेट है एलिमेंट की, और प्योर भी है। कैसे मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि भाई मेरे पास 6 है, 8 है, 10 है, 6 सोडियम है, आई हैव 6 सोडियम। तो सोडियम कैसे एग्जिस्ट करते हैं बेटा? सोडियम विल एग्जिस्ट लाइक दिस, सोडियम 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 और सोडियम, ठीक है। यही तरीका है इसको शो करने का, ठीक है, समझ पा रहे हैं बेटा? सोडियम 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 सोडियम। अब जो एटॉमिक स्टेट में रहते हैं ना बेटा एलिमेंट, वो एक दूसरे के नजदीक रह के भी ना बॉन्डिंग नहीं करना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। तू अपना खुश भाई, मैं अपना खुश, हमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं, तुझे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अलग या सेपरेटली रहना पसंद करते हैं, रहते हैं, आर कॉल्ड इन एटॉमिक स्टेट। तो जैसे ये जो सोडियम है ना बेटा, ये एटॉमिक स्टेट में, एक सोडियम को दूसरे सोडियम से कोई लेना देना नहीं है, पड़ा है पड़ा रहने दो भैया, अपना कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्टेट की। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 6 हाइड्रोजन लिखिए, तो अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, समझ पा रहे? लेकिन एक्चुअल में बेटा जी हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो 6 हाइड्रोजन होते हैं वो कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं? 3H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ पा रहे ना बात? 6 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें फ्री छोड़ दें कि भाई करो जो तुम्हारे मन में आएगा, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना देगा। बॉन्ड समझते हैं ना बेटा?
वरना फर्दर क्लासेस में देखेंगे, अभी बॉन्ड पे नहीं जाते। आपने सुना होगा बॉन्ड क्या होते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। बेटा बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट या ऑर्बिट जो कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट रूल वगैरह दुनिया भर की चीजें, अभी हम नहीं जाएंगे। तो जो हाइड्रोजन है बेटा जी, एक्चुअल में ये इस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है बेटा जी, ये मोलिकुलर स्टेट होती है, और जब ये इस स्टेट में रहते हैं, समझिए ये वाली मोलिकुलर स्टेट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया H2 क्या है, अब H2 क्या है, अब जनरली फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल रखता हूं कि भैया H2 क्या है, क्या ये एलिमेंट है या ये कंपाउंड है? तो जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर H2 तो कंपाउंड होगा। नहीं भैया, ये एलिमेंट की मोलिकुलर स्टेट है। O2 क्या है, एलिमेंट की मोलिकुलर स्टेट है। सर कंपाउंड क्या होता है, आएंगे ना भैया कंपाउंड, पहले इसको तो समझो। N2 एलिमेंट की मोलिकुलर स्टेट है, लिथियम एलिमेंट की एटॉमिक स्टेट है, सोडियम एलिमेंट की एटॉमिक स्टेट है। तो अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम समझिए क्या हुआ, सोडियम एक मेटल है, उसकी एटॉमिक स्टेट है, और वो एक एलिमेंट है और प्योर है। तो वापस आते हैं, कोई प्योर चीज एलिमेंट है, एटॉमिक स्टेट है और मेटल है, तो उसका एक एग्जांपल हो गया सोडियम। लेकिन अगर कोई प्योर चीज बेटा जी एलिमेंट है और मोलिकुलर स्टेट में रहना चाहती है, तो फिर उसका एग्जांपल हो जाएगा H2। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल आपने देखे होंगे, मैं फिर यहां से थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं बेटा। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कैसे रहना चाहता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इट विल फॉर्म H2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, याद कीजिए डबल बॉन्ड बनाता है O2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या करता है बेटा जी, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है N2। तो ये जो सभी है ना हमारे पास, ये सभी ये एलिमेंट की ही मोलिकुलर स्टेट है और प्योर है। अगर एक बॉक्स में H2 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 रखे हैं बेटा, तो वो प्योर फॉर्म है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, और वो कंपाउंड नहीं है, ये आपको समझना है। कंपाउंड इज अ डिफरेंट थिंग और मोलिकुलर स्टेट इज अ डिफरेंट थिंग। तो सोडियम हमारे पास क्या हुए, लिथियम हमारे पास क्या हुए, ये हो गए भैया एटॉमिक स्टेट। H2O2 N2 क्या हुए बेटा जी, मोलिकुलर स्टेट, लेकिन है किसकी, एलिमेंट की ही। ठीक है, आ रही बात समझ में, चलिए अब बात करते हैं बेटा कंपाउंड की। कंपाउंड भी मोलिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कहते सर फिर इस मोलिकुलर स्टेट और इस मोलिकुलर स्टेट में क्या फर्क है? देखिए समझिए, अगर हमारे पास HCl है तो ये मोलिकुलर स्टेट तो है, H और Cl को नजदीक रखा हमने, और दोनों को लगा कि यार हम बॉन्ड बना ले तो दोनों को फायदा होगा। अब वो बन तो गया मोलिकुलर स्टेट, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बना लिया। एटॉमिक स्टेट में बॉन्ड नहीं होता बेटा जी, मोलिकुलर स्टेट में बॉन्ड होता है। लेकिन जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, क्या वो सिंगल एलिमेंट है? नहीं, वो दो डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ के बना है, तो हम उसे कहेंगे वो कंपाउंड की मोलिकुलर स्टेट है। तो HCl जो बना बेटा जी, इट्स ए कंपाउंड, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर ये अगर H और Cl तो अलग अलग है, फिर ये प्योर कैसे हो गया? मैं समझाता हूं, देखिए छोटा सा सिस्टम यहां पे एक बार यही बना लेते हैं बेटा। मान लीजिए इसमें है सोडियम 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 सोडियम, खूब सारे सोडियम। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास एटॉमिक स्टेट, समझ पा रहे हैं ना? अब मान लीजिए मेरे पास दूसरा बॉक्स है, उसमें है H2 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 H2, तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ मेरे पास मोलिकुलर स्टेट। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास तीसरा बॉक्स है, उसमें है HCl HCl HCl, तो ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ मेरे पास मोलिकुलर स्टेट। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो, पहले तो समझिए, ये दोनों तो किस कैटेगरी में आ गए, एलिमेंट की कैटेगरी में, और यू कैन से ब्रांच ऑफ एलिमेंट्स। और ये किस कैटेगरी में आ गए बेटा जी, कंपाउंड की कैटेगरी। ये फर्क। अब समझना क्या है, इसमें सारे सोडियम है तो प्योर है भैया, इसमें सारे H2 है तो प्योर है, इसमें सारे HCl है तो प्योर है। कहता सर इम्प्योर क्या होता है? चलो देखते हैं इम्प्योर क्या होता है बेटा। मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया, इसमें फॉर एग्जांपल NaCl ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, साथ में वाटर ले लिया बेटा जी, और शुगर है C12H22O11 सुक्रोज। अब इस बॉक्स में तीनों चीजें,
हालांकि NaCl अपने आप में कंपाउंड है, H2O अपने आप में कंपाउंड है और ये अपने आप में कंपाउंड है, लेकिन जब इनको मिला दिया बेटा जी, मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूशन बन गया ना हमारे पास। अब वो जो सॉल्यूशन होता है वो इम्प्योर फॉर्म होती है, समझ रहे हैं बात को? तो वो कैसी फॉर्म होती है हमारे पास? इम्प्योर फॉर्म होती है। तो अगर कई सारे कंपाउंड मिक्स हैं तो इम्प्योर है। HCl 50 बार भी है तो प्योर है। NaCl प्योर है भैया। KCl प्योर है। H2 प्योर है। सोडियम प्योर है। HCl NaCl वाटर सुक्रोज इम्प्योर। अब समझ में आ रहा है प्योर और इम्प्योर? चलिए तो जो कंपाउंड होते हैं बेटा, फर्दर दो कैटेगरी में हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक्चुअल में हम केमिस्ट्री की 3 ब्रांच समझते हैं ना, कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब जनरली क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम दोनों की पढ़ते हैं और एक्चुअल में तो हम केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं और फिजिकल भी पढ़ते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, जनरल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, इनके कंपाउंड्स और डेरिवेटिव्स। अब सवाल उठता है कि सर कार्बन, हाइड्रोजन, their compounds and derivatives। अभी डेरिवेटिव क्या होता है? जनरल भाषा में हम कह देते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, उससे बनने वाले कंपाउंड, लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आएगी वो आएगी कार्बन, हाइड्रोजन, देयर कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब समझिए बेटा, कंपाउंड और डेरिवेटिव में फर्क समझिए। हालांकि कोई बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए दूध है बेटा, दूध से हम खीर बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं? दूध से हमने क्या बनाई है? खीर बनाई है। और उसी दूध से हमने पनीर भी बनाया है। उसी दूध से मतलब अलग से एक्स्ट्रा दूध ले लिया, 2 लीटर दूध ले लिया, ये समझ रहे हैं। उसी दूध खीर के बाद पनीर कैसे बनेगा? तो दूध से हमने एक खीर बनाया है और दूध से हमने पनीर बनाया। तो जो खीर है उसमें आप थोड़ा समझना है, कोई ऐसी साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, विजुअलाइज कर रहे हैं। आपको दूध दिखाई देता है ना, दूध का टेस्ट आता है, समझिएगा। तो मोटे तौर पे जहां आपका कंपाउंड इजिली शो हो जाए, उसके कंपोनेंट इजिली शो हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है? और जो वही कंपाउंड मॉडिफाई हो जाए या मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगे, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। समझिएगा। अब जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अब वैसे तो शुगर का फार्मूला क्या है? C6H, अब सुक्रोज का C12H22O11, ग्लूकोज का C6H12O6। कार्बन साफ दिखते, लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या कार्बन नहीं है या नहीं है ह्यूमन बॉडी में? तो वी आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो समझिएगा, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन, खीर क्या हुआ? कंपाउंड हुआ। अब दूसरा है पनीर। अब पनीर में क्या है? दूध दिखता नहीं है, उसका टेस्ट भी नहीं आता, लेकिन बना किससे है? दूध से बना। तो वो डेरिवेटिव्स चला गया, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम कई बार डेरिवेटिव्स की कंडीशन में डालते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, देयर कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। होपफुली मैं आपको समझा पाया कि कंपाउंड और डेरिवेटिव में छोटा सा फर्क है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता ही बेटा, दोस व्हिच आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ comes under the category of inorganic। तो ये हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो ये जो सारी चीजें बेटा जी, ये सब किसमें आ जाती है? प्योर फॉर्म में आ जाती है। अब बात करते हैं इम्प्योर फॉर्म की। वैसे मैंने एग्जांपल से समझा दिया, जैसे कि ये है जिसमें शुगर भी है, पानी भी है, NaCl भी है, सब कुछ मिक्स हो जाए तो वो हो जाएगी इम्प्योर फॉर्म। अब इम्प्योर भी 2 तरीके की हो सकती है, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। अभी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सब बच्चों को रटा पड़ा होता है। एक्चुअल में होमोजीनियस होता क्या है? होमोजीनियस होता है कि एक ऐसा कंपोजिशन, एक ऐसी कंपोजिशन जहां पे जो भी जिससे भी वो मिलके बना है, वो हर हिस्से में एकदम एग्जैक्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, बिल्कुल बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो। अब कोई भी पोर्शन उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल एयर है। अब एयर में कंपोजिशन क्या है? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, आपको पता है फिक्स की कंपोजिशन 78%, 21। अब दुनिया के किसी भी कोने से जाके एयर पकड़ लो, मोटे तौर पे कंपोजिशन यही रहनी है। समझ पा रहे हो? तो एयर इज ए मिक्सचर, लेकिन कैसा? होमोजेनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। मिक्सचर से हमारा मतलब होता है बेटा, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड से मिलके बनता है। जैसे HCl भी आ गया, NaCl भी आ गया, समझ पा रहे हैं? में भी हो सकता है उसमें, अगर गैसेस के मिक्सचर की बात करें तो H2 हो गया, CO2 हो गया और O2 हो गया। अब वो क्या करते हैं मिक्सचर में? ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो कंपाउंड्स है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। हमें इनका अलग से, मतलब एक तरीके से इनके टेस्टिंग हम अलग से कर सकते हैं।
दे नेवर रिएक्ट। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कभी रिएक्ट करती है नहीं। एयर इज ए मिक्सचर। हल्दीराम का मिक्सचर, काजू है, बादाम है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कभी देखा है काजू बादाम से रिएक्ट कर रहा हो? मिक्सचर नाम क्यों रखा भाई? इतना बड़ा ब्रांड है, कुछ तो सोच के रखा होगा। तो मिक्सचर में क्या होता है, आपके पास मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। दे आर कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, अभी मिक्सचर होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का सबसे बढ़िया एग्जांपल होते हैं हमारे सॉल्यूशंस। जनरली जो भी सॉल्यूशन होते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे होमोजीनियस होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जांपल चाय। अभी चाय क्या है? चाय एक सॉल्यूशन मान लेते हैं। अभी वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पे कैसे पता करोगे भैया? 10 लोगों की चाय बना लो, एक हिस्से में थोड़ा समझिएगा, आप एक काम करो, चीनी बिल्कुल बेस में डाल दो, पहली चीनी डाल दो, फिर ऊपर से पानी वानी डाल के चाय बनाओ। अब क्या होगा, जब आप चाय को सर्व करेंगे तो क्या होगा, हर कप में जो चाय जाएगी वो इक्वल टेस्ट, सब कुछ चाय पत्ती, अदरक, जो भी आपने डाला है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। समझ पा रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हिट्रोजीनियस। एग्जांपल के तौर पर, वैसे तो बहुत सारी है नॉन यूनिफॉर्म। पोल्यूशन है आपके पास। अभी पोल्यूशन में क्या होता है, अभी आप किसी बहुत कंडेंस जगह पे चले जाए, हाईली पॉपुलेटेड जगह पे बेटा जी, एयर की जो डेंसिटी है, जो एयर की कंपोजिशन है, उसमें हो सकता है CO2 का लेवल ज्यादा हो जाए और हार्मफुल गैसेस बढ़ जाए, तो वो पूरे स्पेस में तो सेम नहीं हो सकता ना पोल्यूशन, तो वो किस में आ जाएगा? हिट्रोजीनियस में आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अभी सोच के देखिए, स्मोक, धुआं ज्यादा, जहां आपका ऑटोमोबाइल जो ज्यादा रनिंग होगा, जो जहां तक भीड़ भाड़ होगी वहां ज्यादा होगा। आप खेतों में चले जाइए, जो भी आपके मतलब पीस प्लेस है, बिल्कुल जहां शांति है, वहां क्या होगा, CO2 का लेवल थोड़ा सा इन कंपैरिजन समझने के लिए हम क्या करेंगे, कम हो जाएगा। हम माइक्रो लेवल बात नहीं करें, मोटे तौर पे समझ रहे हैं आप? जैसे दिल्ली में हम कहते हैं भाई धुएं का पूरा मतलब एक लेयर सी बनी हुई है। अगर हम लोग किसी बहुत ठंडी जगह चले जाए, किसी अच्छी शांत जगह गांव में चले जाए अपने, तो जनरली क्या होता है, वो लेयर नहीं दिखती। तो एक्चुअल में क्या है, वो लेयर हर जगह थोड़ी है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, हिट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कहीं से कुछ भी कैसे। मिक्सचर क्या है, दोबारा समझिए, जो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बने लेकिन वो आपस में रिएक्ट ना करें। अब जैसे चाय है, चाय में चीनी पत्ती है, समझिएगा, कहते हैं चाय में तो सब रिएक्ट करते हैं, किसने कहा भैया? हमें लगता है कि रिएक्ट करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर चाय में हम अदरक ना डालें थोड़ी देर के लिए, और जिसको अदरक पसंद है, क्या हम चाय पीते नहीं बता देंगे कि भाई अदरक तो डालेंगे? अब सोच के देखिए, अगर ये सारी चीजें रिएक्ट करती, तो चाय पत्ती है, चीनी है, पानी है, दूध है, अदरक है, दे मस्ट फॉर्म समथिंग न्यू। लेकिन हमें चाय पीते हुए चीनी का, चाय पत्ते का, अदरक का, इलायची डाले, लौंग डाले, तो उसका टेस्ट सेपरेटली महसूस होता है बेटा। इट मींस दे जस्ट मिक्स, दे डोंट रिएक्ट। ये बेसिक फर्क होता है बेटा रिएक्शन में और मिक्सचर में। अगर मैं आपको समझाऊं तो A plus B when they form C, that is called reaction, but A plus B when they form AB, that is called solution, that is called reaction and that is called solution. तो केमिस्ट्री में हम दोनों ही पढ़ते हैं, सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं, रिएक्शन भी पढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने बेसिक समझा वो आपको पता चला। मैटर, केमिस्ट्री को फंडामेंटली क्या मान लिया गया है? मैटर। अभी मैटर को फिजिकल और केमिकल, फिजिकल में 5 है, बोस-आइंस्टीन है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, प्लाज्मा है। बोस-आइंस्टीन की एनर्जी सबसे कम, नीचे की तरफ एनर्जी बढ़ती जाएगी। सॉलिड क्या होते हैं बेटा जी? जो माइग्रेट नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड क्या होते हैं? जो फ्लो कर सकते हैं और माइग्रेट कर सकते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? जब हम गैस को भी हाईली आयोनाइज कर दे, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दे, देन इट विल बिकम प्लाज्मा स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज में प्योर और इम्प्योर। प्योर क्या है? हमारे पास एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर स्टेट में भी हो सकते हैं। ज्यादातर मेटल और मेटलॉइड ट्राई टू रिमेन इन एटॉमिक स्टेट। आपके पास सोडियम है, पोटाशियम है, एक डब्बे में पड़े हैं, सोडियम सोडियम रिएक्ट नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्म, नॉन मेटल्स H और H है, दे विल फॉर्म H2, OO O2 N2। समझ पा रहे हैं? अब ये क्या है? ये भी एलिमेंटल फॉर्म, लेकिन उसकी एलिमेंट्स की मॉलिक्यूलर फॉर्म है और प्योर फॉर्म है। अगर H2 है, आपको याद आ गया होगा। कंपाउंड ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कंपाउंड का एग्जांपल HCl, NaCl, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सारे के सारे आपके पास है। और ये भी कैसे होते हैं बेटा जी? प्योर होते हैं। एक डब्बे में चीनी रखी है सारी की सारी, तो वो प्योर है भैया, इम्प्योर नहीं है। सारे सुक्रोज के पार्टिकल। ग्लूकोज का डब्बा है आपके पास, तो वो सारे ग्लूकोज है। NaCl का डब्बा नमक है, तो वो प्योर है।
लेकिन अगर उसमें पानी डल गया तो वो इम्प्योर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो ये आपके पास सिस्टम होता है। तो सोडियम सोडियम क्या है? एटॉमिक स्टेट है, एलिमेंट है, प्योर है। H2S2 मॉलिक्यूलर स्टेट है, एलिमेंट है पर प्योर है। HCl HCl मॉलिक्यूलर स्टेट है, कंपाउंड है मगर प्योर है। ये सब मिक्स हो गए तो ये क्या है? समझिएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, कंपाउंड है और एक तरीके से यू कैन से सभी अलग अलग सेपरेट कंपाउंड है और इसलिए इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है? कंपोनेंट दे नेवर रिएक्ट विद ईच अदर, दे जस्ट मिक्स विद ईच अदर। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। चाय होमोजेनियस है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। चीनी एक हिस्से में डाल दो, चाय पतीला भर के चाय बना लो, एक हिस्से में चीनी डाल दो, जितनी भी डालोगे सारे में फैल जाएगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। हेटेरोजेनियस, हल्दीराम का मिक्सचर, वो तो मिक्स करते हैं ना सबको, लेकिन जब हम सोच के देखिए, हम रैपर्स को जब खोलते हैं तो क्या होता है? काजू अलग से पड़े, तो मिक्स थोड़े, प्रॉपर मिक्स थोड़ी होते हैं। कंपोजिशन कहीं काजू होता है, कहीं नहीं होता, कहीं बादाम होता है, कहीं नहीं होता है। तो एग्जांपल, डेली लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, दैट इज हेटेरोजेनियस। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे होमोजेनियस। सॉल्यूशन क्या है? A प्लस बी से बना AB, वो सॉल्यूशन है। A प्लस बी से बना C, वो रिएक्शन। तो ये वो बेसिक चीजें हैं बेटा जो हर इंसान को लगता है कि उसको पता है और पता भी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है जो हमें लगता है कि अरे यार ये चीज हमें नहीं क्लियर थी। तो होपफुली काफी हद तक मैं आपको समझा पाया हूं कि मैटर और इसकी फैमिली कैसे बिहेव करती है। इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बेटा जी वेरियस लॉ जो मैटर के जितने भी चीजें हैं उस पर एप्लीकेबल होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से इस डायग्राम को बनाइए और सुन के ही आपको लेक्चर तैयार हो जाएगा। और कोशिश कीजिए, खासकर जो स्टूडेंट्स 11th में आए हैं वो हर एक चीज की डेफिनेशन को नोट करें, क्योंकि उन्हें डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी भी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कितना